रिगार्डन मैजिकल एकेडमी एक प्रेस्टिजियस एकेडमी जहां सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली मैजिक को ही मिलती है। तो फिर जिनके पास मैजिक नहीं है उनका क्या? यही चीज पता करने हमारा मेन कैरेक्टर विल डंजिन के फ्लोर नंबर 7 में आया है मॉन्स्टर्स को खत्म करने, और वो किसी तरह एक मॉन्स्टर को मार देता है। पर अभी उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर बाकी थे, और प्रॉब्लम यह है कि वो कोशिश करके भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। इसके बाद क्लास में प्रोफेसर एडवर्ड क्लास ले रहे होते हैं और प्रैक्टिकल करने वो विल को बुलाते हैं, और ये रहा उसका फैमिलियर किकी। एडवर्ड उसे फ्लेम इग्नाइट करने के लिए कहते हैं, जो कि विल बड़ी कोशिशों के बाद भी कर नहीं पाता, जिससे कि पूरी क्लास उस पे हंसने लग जाती है। एडवर्ड को तो गुस्सा आ रहा होता है कि इस एकेडमी में एक ऐसा भी लड़का है जिसको मैजिक का एम भी नहीं आता, उसे बस नोट्स ही बनाने आते हैं। और तब एक दूसरा स्टूडेंट सियोन अपने सीट पे बैठे बैठे फ्लेम इग्नाइट कर देता है, जो कि उसने बस विल को नीचा दिखाने के लिए ही किया था। एडवर्ड भी कहते हैं कि इस वर्ल्ड में मैजिक की ऑथोरिटी है, मैजिक की सुप्रीमेसी है, और मैं जैसे हीरो हैं। अगर कोई इस वर्ल्ड में मैजिक यूज नहीं कर सकता वो हमेशा ही जीरो रहेगा। इवन वो इनडायरेक्टली विल को क्विट कर देने के लिए भी कह देते हैं। और अभी क्लास के बाद सियोन अपने दोस्त लिरिल और गॉर्डन के साथ विल का मजाक बनाने पहुंच जाता है कि वो कब तक डंजिन में जाकर छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारकर क्रेडिट्स गेन करता रहेगा। लेकिन तभी विल की फ्रेंड कोलेट वहां पे आती है, जो सियोन पर गुस्सा करती है विल को इंसल्ट करने के लिए। कहती है कि उसे थोड़ी काइंडनेस और एम्पैथी भी रखनी चाहिए, और सियोन जाने से पहले कहकर जाता है कि काइंडनेस और एम्पैथी तुम्हें मेजिया वेंडर बना नहीं सकती, और ये बात याद रखना। मेजिया वेंडर ये क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कोलेट विल को ये सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है, तो विल कहता है कि अभी उसे इन बातों की आदत पड़ चुकी है। वैसे कोलेट जैसे क्यूट लड़की उसकी चिंता कर रही है तो उसे तो खुद को लकी मानना चाहिए। और ये सुनते ही कोलेट ब्लश करने लग जाती है, क्योंकि वो तो विल को लाइक करती है, पर विल को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कोलेट ये भी सोचती है कि उसे खुद का कॉम्पोजर मेंटेन करना होगा, क्योंकि वो एक नोबल की बेटी है, और यही वो वॉर्म लाइट है जिसके टॉप पे मोस्ट पावरफुल विजर्स एज नोन एज मेजिया वेंडर्स रहते हैं, और वो स्काई को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत समय पहले लोगों को स्काई के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उन्हें डार्कनेस में कैद करके रखा गया था, और सब पे राज करती थी सेलेस्टियल होस्ट, जब तक ये 5 विजर्स उनके खिलाफ खड़े नहीं हुए थे। और उन्हें भगाने के बाद उन्होंने स्काई के ऊपर एक सील क्रिएट कर दी, और ये टाइटल मेजिया वेंडर स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियंस को ही पास होती है, जो कि इस स्काई को प्रोटेक्ट करते हैं। विल सोच रहा होता है कि वो वहीं पे बैठी होगी और यहाँ पे देख रही होगी, और तभी एक फ्लैश कट आता है। विल अपने फ्रेंड एल्फ्रिया के साथ इस मेजिया वेंडर की बातें ही कर रहा था, और दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों ही मेजिया वेंडर बनेंगे और एक साथ सनसेट देखेंगे, जो कि ऐसा नॉर्मली कभी नहीं दिखता। और एल्फ्रिया ने ये करके दिखाया है। अपने टैलेंट से वो यंगेस्ट बनी है जिसको मेजिया वेंडर टाइटल मिली है। पर विल यहीं पर ही रह गया अपने मीडियोकर स्किल्स की वजह से। विल प्रोफेसर वोकनर के पास आया था, जिनसे कि उन्हें काफी ज्यादा डांट भी पड़ रही थी, क्योंकि वो बिना बताए डंजिन गया था और ऐसे वो किसी दिन मारा जाएगा। वैसे विल ये सब कुछ क्रेडिट्स के लिए कर रहा है, और उस मॉन्स्टर को मारने के उसे 2 क्रेडिट मिले हैं। वोकनर बताते हैं कि उन्हें पता है कि विल मेजिया वेंडर बनना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसे अपर इंस्टीट्यूट पहुंचना होगा, जिसके लिए स्पेल वर्क, राइटिंग एंड प्रैक्टिस तीनों की स्किल लगती है, ताकि वो 70 to 100 क्रेडिट्स तक पहुंच सके, जो कि रिक्वायर्ड होती है। और बिना स्पेल वर्क के उसके लिए ये करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और मेजिया वेंडर को छोड़ो, उसे रिसेंट एग्जाम में कोई क्रेडिट से नहीं मिले हैं, और अभी उसे 2 दिनों में 4 क्रेडिट्स हासिल करने होंगे, वरना उसे इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और इसलिए विल ढूंढने लग जाता है कि कौन सा ऐसा मॉन्स्टर है जो कि उसे 4 क्रेडिट पॉइंट्स दे सकता है। और तभी वोकनर उसे वास्करविल मॉन्स्टर की टिप देते हैं, जो कि एक 6 क्रेडिट पॉइंट्स का मॉन्स्टर है, और इससे विल का काम बन जाएगा। लेकिन ये सारी बातें सियोन ने सुन ली थी, और वो प्लान बनाता है कि वो पहले ही उस मॉन्स्टर को मार देगा, जिससे कि विल को कोई भी क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और अभी अगला सीन शिफ्ट होता है डंजिन के फ्लोर नंबर 6 में। विल बहुत ही कॉन्फिडेंट था, क्योंकि वो पहले भी वास्करविल जैसे मॉन्स्टर को हरा चुका है, पर किकी यहाँ पे थोड़ी डर रही होती है। तो विल कहता है कि वो इस बार ध्यान रखेगा, ताकि वो पिछली बार की तरह जल ना जाए। वहीं पर सियोन भी लिरिल और गॉर्डन के साथ यहाँ पे आया हुआ था,
और गुस्से से भरा हुआ था कि विल जैसे टैलेंटलेस को यहाँ पे जगह कैसे मिली, उसे यहाँ से निकालना ही होगा। और तभी पीछे से गॉर्डन पे कोई हमला करता है और उसे डाउन कर देता है। और इस मॉन्स्टर को देख लिरिल की बिल्कुल फटी पड़ी थी और तभी उसके बहुत तेज चीख सुनाई देती है विल को। और ये सुनते ही वो भागा भागा उस तरफ आता है और पहुंच के देखता है कि सियोन मैजिक अटैक्स का यूज कर रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी हो नहीं रहा था क्योंकि यह तो एक इविल सेंटिनल मॉन्स्टर है जिसके 10 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। और ये सेंटिनल्स आमतौर पे और भी ज्यादा डीप फ्लोर्स में रहते हैं, लेकिन किसी वजह से ये ऊपर आ गया है। सियोन तो बिल्कुल ही डरा हुआ था क्योंकि उसके हमलों का एक भी असर हो नहीं रहा था। विल सोचता है कि हेल्प करनी होगी, लेकिन वो हेल्प क्यों करे? सियोन हमेशा ही उसका मजाक बनाता है, हमेशा ही उसे बुली करता है और अगर वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तब उसे एल्फेरिया का फ्लास्कट आता है। वो कह रही होती है कि तुम सबसे काइंड और सबसे ब्रेव हो, पर विल सोच रहा होता है कि मैं एक पैथेटिक लड़का हूँ जो कि तुम्हारी बराबरी करने की सोचता है। जिसके बाद विल इविल सेंटिनल के ऊपर हमला करके उसके हमले को ब्लॉक करता है। यहाँ पे एडवर्ड वोकनर के पास भागे भागे आते हैं ये बताने के लिए कि सियोन और उसके दोस्त फ्लोर नंबर 6 पे गए हैं, उन्हें जल्दी ढूंढना होगा, उन्हें बचाना होगा। लेकिन वोकनर कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसे फ्लोर में विल भी गया हुआ है। और वो उन्हें मैजिक बॉल से दिखाने लग जाते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। विल वहाँ पर सेंटिनल के हर हमले को ब्लॉक कर रहा था, जिसके बाद वो उसके हाथ पे एक कट भी लगा देता है। सेंटिनल लगातार हमला करता रहता है जिन्हें कि विल डॉज और डिफेंड करते हुए उसे स्टैब कर देता है। और ये सब देख एडवर्ड और सियोन बिल्कुल ही हैरान हो गए थे। वोकनर कहते हैं कि विल एक ट्रू वॉरियर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो कि एक मेज के पास कभी हो ही नहीं सकती। उसके फिजिक एक ड्वार्फ की तरह रोबोस्ट है और वो एक ही ग्लांस में एनिमी के स्ट्रेटेजीज को समझ जाता है। और अभी विल ठीक ऐसा ही करता है, सेंटिनल के हमले को प्रेडिक्ट करके उसके हाथ को काट देता है। जिसके बाद वो सेंटिनल के सोर्ड का यूज करता है उसके मैजिक अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और फिर वो इतने स्पीड से स्विंग करता है कि सेंटिनल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब देख सियोन हैरान तो हुआ था, पर उससे भी ज्यादा वो गुस्से से भर गया था कि इस टैलेंटलेस ने उसकी जान बचाई है। वहीं पर एडवर्ड भी बहुत ही गुस्सा थे कि जो मैजिक यूज नहीं कर सकता वो मैजिशियंस को सरपास कैसे कर सकता है। और अभी नेक्स्ट डे वोकनर विल को सेंटिनल को डिफीट करने के लिए उसे 10 क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं, जिसकी वजह से विल का सपना एल्फेरिया तक पहुंचने का अभी भी कायम है। इसके बाद एक फ्लास्कट आता है 5 साल पहले, जब सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे मैजिक यूज ना कर पाने के लिए। बच्चे कह रहे होते हैं कि विल को तो यहाँ पर बस इसलिए एडमिशन मिली थी ताकि एल्फेरिया भी उसके साथ इस एकेडमी को ज्वाइन करे। और क्योंकि अभी तक एल्फेरिया मैजिया वेंडर बन चुकी है तो सभी लोग उसे निकालने के बात कर रहे थे। और इसी वजह से वोकनर विल को लेकर हेडमास्टर कैल्ड्रोन के पास आते हैं, जो विल को एक डेगर देती है और उसका मैजिक के खिलाफ एक टेस्ट भी लेती है। जिसके बाद वो विल को इस एकेडमी में कंटिन्यू करने के लिए परमिशन दे देती है। विल पूछता है कि अगर वो यहाँ पे रुकता है तो क्या वो एल्फी तक पहुँच पाएगा? तो कैल्ड्रोन कहती है कि अगर वो मेहनत करता रहा और मुसीबत के खिलाफ सख्ती से खड़ा रहा तो शायद ऐसा हो सकता है। और अभी प्रेजेंट में वोकनर सभी को मैजिया वेंडर का रोड में बता रहे होते हैं। पहले उन्हें अपर इंस्टीट्यूट पहुंचना होगा, जिसके बाद मैजिया वेंडर बनने का रास्ता खुलेगा। और वहां तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक न्यू टाइप ऑफ मैजिक को क्रिएट करना होगा और दूसरा तुम्हें रिक्वायर्ड क्रेडिट पॉइंट्स हासिल करने होंगे, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं होती है। और इससे विल बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गया था और कोलेट उसे मोटिवेट करने में लगी हुई थी। तभी सामने ही लिरिल और गॉर्डन सबको बता रहे होते हैं कि कैसे सियोन ने अकेले सेंटिनल को हरा दिया था, क्योंकि जब दोनों को होश आया तब तक फाइट खत्म हो गई थी। पर सियोन ही जानता है कि उसके सामने क्या क्या हुआ था और वो इस चीज को बिल्कुल भी हजम कर नहीं पा रहा। ऊपर से वो विल को जाता हुआ देख और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहने लगता है कि वो कोई मजाक था ना, लेकिन वो इसका कुछ कर भी नहीं सकता। वहीं पर एडवर्ड कैल्ड्रोन से विल को निकलने की बात करने आते हैं। कैल्ड्रोन कहती है कि विल अपने 6th और फाइनल ईयर में है, इसलिए अभी उसे निकलना एक नाइंसाफी होगी। तो एडवर्ड बताते हैं कि ये एकेडमी मैजेस बनाती है, ना कि वॉरियर्स, और कोई भी मैजिक को सरपास कर नहीं सकता। तो कैल्ड्रोन उन्हें दिखाती है कि विल राइटिंग एग्जाम में एक्सेल करता है। अगर मैजिक को हटा दिया जाए तो वो एक एक्सेलेंट स्टूडेंट है। वो मैजिया वेंडर ना से ही आर्टिफिशियर या फिर कोई हीलर तो बन ही सकता है। और इस एकेडमी की ड्यूटी है उसे दिन के लिए बेस्ट स्टूडेंट्स को तैयार करना।
कैल्ड्रोन ये भी कहती है कि अगर एडवर्ड को अब भी उसके ऊपर शक है तो वो अपनी तरह से विल का टेस्ट ले सकते हैं। अगर विल फेल होता है तो एडवर्ड खुद उसे एक्सपेल भी कर सकते हैं, क्योंकि कैल्ड्रोन को पूरा भरोसा है कि विल उसके टेस्ट को पास कर लेगा। दूसरी ओर विल लॉकर्स को खोलने के लिए भी कोलेट की हेल्प ले रहा था, और उसका स्वॉर्ड वो तो यहीं पे ही रहता है क्योंकि उसे स्वॉर्ड को कैरी करने की परमिशन नहीं मिली है। इसके बाद दोनों स्टडी हॉल में पढ़ाई कर रहे होते हैं और विल एक क्रेडिट पॉइंट हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो मन लगा के पढ़ाई करे जा रहा था। विल आगे बताता है कि उसे समझ आ रहा है कि डुअर्स ने बैटल ऑफ गारजोंजो में क्या फील किया होगा। अपने सामने माइटिएस्ट मैजिशियंस होने के बाद भी उन्होंने डट के फाइट की, और वो भी ऐसा ही कुछ करना चाहता है। तभी एडवर्ड वहाँ पे आते हैं और विल को अकेले स्पेल हॉल आने के लिए कहते हैं। एडवर्ड कहते हैं कि वो उसका एक टेस्ट लेना चाहते हैं। विल को उन्हें हिट करना होगा। पास होने पे उसे 5 स्पेल वर्क क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और हारने पे उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। वोकनर वहीं पे कैल्ड्रोन के बुलाने पे आते हैं क्योंकि वो एडवर्ड और विल के बीच हो रहे फाइट को दिखाना चाहती थी। वोकनर पूछते हैं कि इतने सारे लोगों में उन्होंने एडवर्ड को ही क्यों चूज किया, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट मेजिया वेंडर बन ही गए थे अगर वो आखिर में हार नहीं जाते, इसलिए उन्हें एक मेजिया वेंडर से कम समझना एक गलती होगी। एडवर्ड वहीं पर मैजिक अटैक्स का यूज कर रहे होते हैं और क्योंकि विल ऐसा कुछ कर नहीं सकता है वो किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैजिकल शील्ड होने की वजह से वो खुद ही गिर जाता है और इंजर्ड भी हो गया था। सोच रहा होता है कि उसे एडवर्ड के अटैक्स में एक लूप होल ढूंढना ही होगा, पर ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। एडवर्ड तब एक सीरीज ऑफ स्पेल्स को रेडी करने में लग जाते हैं, जो देख विल बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन इतने सारे मैजिक अटैक्स हो रहे होते हैं कि विल बहुत ही बुरी तरह पिट जाता है और वो ये भी समझ चुका होता है कि वो एडवर्ड को हरा नहीं सकता। अगर उसके पास उसके स्वॉर्ड होती तो शायद कुछ हो सकता था। वहीं लॉकर के पास कोलेट सोच रही होती है कि पता नहीं एडवर्ड उसका क्या कर रहे होंगे, वो ठीक तो होगा ना। और तभी कीकी वहाँ पे आती है जो कि बहुत ही डरी हुई थी। दूसरी ओर एडवर्ड बता रहे होते हैं कि विल कभी मेजिया वेंडर बन ही नहीं सकता है और विल जिन डुअर्स को अपना इंस्पिरेशन समझ रहा है उसे बैटल में उसे यह भी पता होना चाहिए कि 10,000 डुअर्स को बस एक ही मैजिशियन ने हरा दिया था और यही इस वर्ल्ड का रूल है। उसे जैसे वॉरियर्स कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। विल कहता है कि फिर भी मैं मेजिया वेंडर बन के ही रहूंगा। एडवर्ड पूछते हैं कि आखिर वो इतना ऑब्सेस्ड क्यों है और तब विल बताता है कि वो एल्फी से प्यार करता है और वो अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहता है। हो सकता है कि उन्हें उसका सपना सेंसलेस लगे, लेकिन वो एल्फी के साथ सनसेट देख कर ही रहेगा। और तब कोलेट उसे स्वॉर्ड देती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन एडवर्ड के पास मौका है ये दिखाने का कि स्वॉर्ड कभी मैजिक को सरपास नहीं कर सकती और इसलिए वो एक पावरफुल अटैक का यूज करते हैं जिसको विल बस अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखकर एडवर्ड बिल्कुल ही हैरान हो गए थे। लेकिन वो तुरंत ही बैरेज अटैक का यूज करते हैं जिसको देखकर विल इतना ज्यादा डर गया होता है कि उसके हाथ पैर ही कांपने लग गए थे। उसे तो यहाँ से डरकर भाग जाने का मन कर रहा था, लेकिन वो डटकर इसका सामना करता है और तभी वो मेजिया वेंडर बनने के क्लोज आ सकता है, क्योंकि डॉर्फ बैटल में जनरल जेरेथ ने फिर भी फाइट करी थी ये पता होते हुए कि भी वो उन्हें हरा नहीं सकते और वो मैच को एक ब्लो देने में कामयाब भी हुए थे और अभी उसे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। और विल हमलों को डॉज करते हुए ऊपर जंप करता है और वहां से वो बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए एडवर्ड को एक कट लगाने में कामयाब रहता है, जो कि उसका टास्क था। और क्योंकि वो इस टेस्ट में पास हो गया है तो एडवर्ड उसे 5 क्रेडिट पॉइंट देकर यहाँ से चले जाते हैं। और अभी इस बैटल को वोकनर और कैल्ड्रोन एनालाइज कर रहे होते हैं कि कैसे विल ने स्वॉर्ड से मैजिक अटैक्स को रोका और उन्हें काउंटर भी करके दिखाया। इसके बाद एक फ्लैश कट आता है जब एल्फी अपर इंस्टीट्यूट जा रही थी और विल प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी हाल में एल्फी तक पहुँच कर ही रहेगा और खुद से प्रॉमिस करता है कि आज ही आखिरी बार है जब वो इस हाल में है, वो अब से इम्प्रूव करेगा और बेहतर बनकर दिखाएगा। वैसे विल सुबह सुबह न्यूज़पेपर से देने का पार्ट टाइम जॉब भी करता है और तभी उसे पता चलता है कि एल्फी ने 12 न्यू मैजिक को क्रिएट करी है और इसे करने वाली वो पहली है। और तभी विल ये भी पढ़ता है कि एल्फी ने अपर इंस्टीट्यूट के थ्रू पूरे एकेडमी को कोई ऑर्डर भी दी है। और ये रहा विल का रूममेट रोस्टी, जिसे विल एक मैजिक आइटम क्रिएट करने के लिए कहता है जिससे वो फ्रोस्ट वॉकर्स को कलेक्ट कर पाए, क्योंकि यही ऑर्डर खुद एल्फी ने पूरे एकेडमी को दी है, इसलिए रोस्टी उसे एक मैजिक आइटम देता है। इसके बाद डंजन के 4th फ्लोर में, जहाँ पर पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए थे एल्फी के ऑर्डर को पढ़ के, वहाँ सियोन भी आया हुआ था जो कि फ्रोस्ट वॉकर्स को डाउन तो कर रहा था, पर उसे ही पता है कि विल उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। विल अभी और भी ज्यादा नीचे जाता है
जहाँ पर वो 4th ईयर के आयरिस को कुछ मॉन्स्टर से बचाता है। इसके बाद क्लास में वो ओकनर मैजिक के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे जो जिस मैजिक को क्रिएट करता है उस मैजिक को उन्हीं के नाम पे रख दिया जाता है। और वो एल्फी का भी मेंशन करते हैं क्योंकि वो पहली है जिसने के 12 न्यू मैजिक्स को क्रिएट करी है। कहें तो वो ग्रेटेस्ट मैज ऑफ ऑल टाइम है। और अभी डंजिन में आयरिस बता रही होती है कि उसने विल के बारे में बहुत कुछ सुना था। विल पूछता है कि क्या आयरिस को उसे लेकर कुछ अजीब नहीं लग रहा, क्या वो उसे नीचे नजरों से नहीं देख रही। तो आयरिस बताती है कि वो किसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है जिसने कि अभी अभी उसके जान बचाई है। बातों बातों में आयरिस बताती है कि वो भी मेजिया वेंडर बनना चाहती है। और फिर विल सोचने लग जाता है कि उन लोगों ने रियल स्काई को नहीं देखी है। जो भी दिखता है वो एक बैरियर है जो कि उन्हें डार्कनेस से प्रोटेक्ट करती है। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं वो मेजिया वेंडर तो बनना चाहते हैं, उसी के साथ वो स्काई को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आयरिस बताती है कि एक बार वो डंजिन में फंस गई थी। चारों तरफ खतरनाक मॉन्स्टर भरे हुए थे, बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन तब खुद लेडी एल्फेरिया ने उसकी जान बचाई थी। वैसे अभी उनका काम है फ्रॉस्ट वॉकर्स को बीट करना, पर कोई मिल ही नहीं रहा था। लगता है कि दूसरे लोगों ने सभी को पहले ही मार दिया है। तभी विल अपने नॉलेज से फ्रॉस्ट वॉकर्स के बारे में पता लगाता है कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रॉस्ट वॉकर आ गई है और दोनों मिलकर उसे डिफीट करने चलते हैं। और तभी एक ह्यूमंगस फ्रॉस्ट वॉकर उन पे हमला करता है। वैसे यह फ्रॉस्ट रेक्स है, फ्रॉस्ट वॉकर का एक हाईएस्ट फॉर्म, जिसको डिफीट करने पे 6 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। इतने में फ्रॉस्ट रेक्स एक पावरफुल आइस अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे विल आयरिस को सेव करता है। विल तो अभी उसे फाइट करने की बात करता है लेकिन आयरिस मना करती है क्योंकि उसे टच करते ही तुम भी फ्रीज हो जाओगे, इसलिए बस लॉन्ग रेंज उस पे काम करता है। तो विल कहता है कि वो इस टाइप के मॉन्स्टर से पहले भी फाइट कर चुका है और वो फ्रॉस्ट रेक्स की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके सभी हमलों को डॉज करता है और तब तक डॉज करता रहता है जब तक कि उसे काउंटर करने का एक मौका नहीं मिल जाता। और वो रोस्टी के दिए हुए मैजिक आइटम से फ्रॉस्ट रेक्स के चारों तरफ एक कवर भी बना देता है, जिसके बाद वो उसे मैजिक हमले से फ्लेम अटैक का यूज करता है और फ्रॉस्ट रेक्स को बहुत ही इजीली हरा देता है क्योंकि उसे पता था कि फ्रॉस्ट रेक्स फ्लेम के खिलाफ बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। और ये सब कुछ देखकर आयरिस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हुई थी क्योंकि उसने जो कुछ सुना था, जो देखा था, वो बहुत ही अलग था। और क्योंकि क्रिस्टल मिल चुका था वो वापस चलते हैं। इसके बाद आयरिस अपर टावर आई थी क्योंकि वो तो एकेडमी बस विल को टेस्ट करने ही आई थी। और अभी वो सभी मेजिया वेंडर्स कैरियोट, एलिनोर, जेन और एल्फी को रिपोर्ट करने आती है जो सेलेस्टियल होस्ट को लेकर एक मीटिंग कर रहे थे। उनकी ताकत सेलेस्टियल होस्ट के सामने कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द प्रोमिसिंग मैचेस चाहिए ताकि वो उस दिन के लिए तैयार हो सके। और तभी आयरिस विल के बारे में बताती है और उसका मानना है कि विल अपर टावर डिजर्व करता है, पर कैरियोट और एलिनोर बिल्कुल ही मना कर देते हैं क्योंकि मैच ना होने की वजह से वो उसे इन्फीरियर मानते हैं। लेकिन जैन का मानना कुछ और था, वो तो एक ड्वार्फ को भी लेने को तैयार है अगर वो यूजफुल हुआ। और इसी रीजन की वजह से जैन और एलिनोर के बीच कभी भी नहीं बनती है। कैरियोट कहता है कि ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल बहुत ही नजदीक है और वो फैसला उसके बाद ही लेंगे। फिर उन तीनों के जाने के बाद पता चलता है कि एल्फी ने ही आयरिस को विल के बारे में बताई थी और वो विल का इंतजार कर रही है क्योंकि उसे भरोसा है कि विल यहाँ तक आ सकता है। एकेडमी में टोटल 12,000 क्रेडिट पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें से 70 to 100 पॉइंट्स कलेक्ट करना होता है ताकि तुम अपर इंस्टीट्यूट पहुंच सको। और अभी अगले सीन में उन सभी का एक टेस्ट हो रहा था। वैसे सियोन के पास 9800 से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं और कॉलेट के पास 7300, जबकि विल के पास बस 5400 पॉइंट्स ही अवेलेबल है। और विल तो ये टेस्ट भी फेल कर जाता है। वैसे यह है लाइटनिंग मैजिक टाइप यूजर लिहाना, और यह विंड टाइप विग्नल, और ये तीसरा है जूलियस आइस टाइप यूजर। और बस इन तीनों के पास 10,000 से भी ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स है। और अभी तो जूलियस दोनों को ये भी कह देता है कि वो इस बार अपने न्यू मैजिक से दोनों को ही हरा देगा। तो विग्नल कहता है कि वो भी तैयार है। वैसे ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये तीनों ही अपर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। और इस सबसे विल और भी ज्यादा डिप्रेस हो रहा था क्योंकि यही उसका स्कूल में लास्ट ईयर है और लगता नहीं है कि वो अभी और कुछ कर पाएगा। और जूलियस वो बड़ा ही घमंडी है। और फिर लंच करते हुए कॉलेट ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल की बात कर रही थी, जहाँ से विल को भी स्काउट किया जा सकता है, लेकिन राइटिंग और प्रैक्टिस इसके लिए एनफ नहीं होगा और उसके क्रेडिट्स भी कम है। ये मैजिक फेस्टिवल हर 2 साल में एक बार होता है और यहाँ बहुत ही अलग अलग टाइप के कंपटीशन होते हैं और टॉप मैचेस स्काउटिंग के लिए भी आते हैं। अपर इंस्टीट्यूट में टोटल 4 फैक्शंस हैं,
लाइटनिंग लॉर्ड, सेक्रेड एल्फ, फ्लेम एम्परर और आइस मेडन और लाइट सोवरेन फैक्शन जो कि इन चारों को लीड करती है। अगर इनमें से कोई विल को चूज करता है तो विल का अपर इंस्टीट्यूट पहुंचना गारंटेड हो जाएगा, लेकिन विल कह रहा होता है कि उसके ग्रेजुएट होने के लाले पड़े हुए हैं और वो ये सब कुछ क्या कह रही है। विल तो हिस्सा लेना ही नहीं चाह रहा है और वह इस बार भी बैकएंड में ही काम करेगा, सबकी मदद करेगा। कॉलेट कहती है कि विल इस फेस्टिवल में चाहे तो अपनी छवि बदल सकता है, पर विल सेकंड ईयर में हुए ह्यूमिलेशन की वजह से हिम्मत बिल्कुल भी जुटा नहीं पा रहा। ऊपर से वो 50th फेस्टिवल था जो कि सबसे वर्स्ट फेस्टिवल रहा है। पर कॉलेट दिखाते हैं कि सभी बच्चे फेस्टिवल को लेकर तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि अगर उन्हें अपर टावर नहीं मिली उन्हें दूसरा कुछ भी मिल सकता है और इसीलिए विल को हिस्सा लेना चाहिए। पर तभी कॉलेट कुछ अजीब सेंस करती है। देखती है कि यहाँ पर एक बैरियर है जिसे अगर वो तोड़ने गई तो पता चल सकता है, इसलिए वो कीकी का यूज करते हैं जो कि बड़े ही इजीली इसे ब्रेक कर देती है। और वो अंदर देखते हैं कि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जो कि नीचे की ओर जा रही है और वो नीचे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर तो इलीगल सट्टेबाजी हो रही है कि आखिर इस बार के फेस्टिवल का विनर कौन बनेगा। और बैट विग्नल, जूलियस और लियाना पे ही लग रही थी और वहाँ पे सियोन भी था जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था, क्योंकि कोई भी उस पर बैट लगा ही नहीं रहा, क्योंकि किसी को लगता नहीं है कि वो भी इस फेस्टिवल को जीत सकता है। और ऊपर से वो विल को यहाँ पर देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो कॉलेट उसे उसकी औकात दिखा देती है। वैसे अगर तुम्हें समझ न आया हो तो कॉलेट विल को पसंद करती है और सियोन कॉलेट को, और वो इसी वजह से कभी भी कॉलेट के ऊपर कुछ भी नहीं कहता और वो खुद को प्रूव करना चाहता है कि वो सबसे बेस्ट है। इसलिए वो कहता भी है कि वो उन तीनों से बस राइटिंग एग्जाम में लैग करता है, वरना मैजिक स्किल्स में वो उनके बराबर का है। और अभी अगले सीन में क्लास एंड होते हैं विल पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है, जो कि वो एक छोटे से ढाबे पे करता है जहाँ पर मेनली डॉर्स ही आते हैं मजदूरी करने के बाद पार्टी करने। और विल के बिहेवियर की वजह से सभी लोग उसे बहुत ही पसंद भी करते हैं और वो तो उसे अपना ही मानते हैं। और आज तो रोस्टी भी उसकी हेल्प करने आया है। रोस्टी कहता है कि अगर विल प्रोफेसर वोकनर से कहता तो वो इसे भी बेटर जगह पे उसके जॉब लगवा सकते थे, लेकिन विल उन्हें और ज्यादा परेशान करना नहीं चाहता, क्योंकि वैसे ही वो उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करता ही रहता है। और वैसे भी ये जगह बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर सभी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। इतने में जूलियस अपने चमचों के साथ वहाँ पे आता है, क्योंकि और कोई जगह भी खुली नहीं थी। और फिर जूलियस डॉर्फ्स का मजाक भी बनाने लग जाता है, कहता है कि वो यहाँ पर माइग्रेट करके आए हैं और मेजेस के दया पे यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए उन लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। बहुत समय पहले जब सेलेस्टियल होस्ट ने डॉर्फ्स के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो वहाँ से कुछ लोग बचकर यहाँ पे आ गए थे और ऐसे ही कुछ एल्से भी यहाँ पे आए थे, पर उन्हें फुल इज्जत मिलती है क्योंकि उन्हें मैजिक यूज करना आता है। पर डॉर्फ्स के साथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है और अभी तो जूलियस और उसके दोस्त डॉर्फ्स का बिल्कुल ही मजाक बनाने लग जाते हैं, कहते हैं कि उनमें से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है, उन्हें तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अभी इन्हीं बातों से विल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जूलियस को कन्फ्रंट करता है और सभी लोगों से वो उसे माफी मांगने के लिए कहता है, पर जूलियस उल्टा खाने को ही उसके ऊपर लात मार देता है और उसके चमचे बिल्कुल ही फुदकने लगे थे, तो विल दोनों को ही ठिकाने लगा देता है और वो भी एक ही साथ में। और इससे जूलियस को आ जाता है बड़ा ही गुस्सा। वो पूरे ढाबे को फ्रीज करने के साथ ही साथ विल पे हमला भी करने लग जाता है, ताकि वो विल को समझा सके कि आखिर उसने किसके साथ पंगा लिया है। और वो तो विल को पकड़ भी लेता है और उसे पनिश करने जा ही रहा होता है कि कुछ देखकर वो रुक जाता है, कहता है कि यहाँ पर मारने में मजा नहीं आएगा, वो उसे फेस्टिवल में सभी लोगों के सामने ह्यूमिलिएट करके हराएगा। और विल भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि वो फेस्टिवल में हिस्सा लेगा और अगर विल के वहाँ पे हार होती है तो उसे एकेडमी छोड़नी होगी, लेकिन अगर विल वहाँ पे जीत जाता है तो जूलियस को सभी डॉर्फ्स से माफी मांगनी होगी। और अभी फेस्टिवल का दिन जो हेडमास्टर कैल्ड्रोन के स्पीच से शुरू होती है और यहाँ सभी फैक्शंस के स्काउट भी आए हुए थे और कुछ तो ऑडियंस में भी छुप के बैठे हुए हैं। और अभी पहला कंपटीशन स्काई रेस का होता है जिसे लियाना रिकॉर्ड टाइम में जीत लेती है। वहीं पर सियोन बड़ा ही खुश लग रहा होता है क्योंकि कॉलेट ने उसे उसके टीम ज्वाइन करने कही है। सियोन सोच रहा होता है कि फाइनली कॉलेट को समझ आ गया है कि उसे मेरे जैसे किसी की जरूरत है, ना कि विल जैसे किसी बेवकूफ की। लेकिन सियोन पहुंचकर देखता है कि उनके टीम में विल भी है, तो कॉलेट बताती है कि क्राउन एटक कंपटीशन के लिए कंबाइंड 21,000 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए होते हैं और क्योंकि विल भी हिस्सा लेना चाह रहा था तो उनके पास सियोन के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। पर सियोन इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है कि आखिर वो उसकी हेल्प क्यों करे। तभी जूलियस वहीं से गुजरता है
लेकिन वो बस विल को ही देखे जा रहा था और सियोन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, जिससे कि सियोन को फिर से ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है। और अभी ऐसे कंपटीशन आगे बढ़ती है और अभी कमेंट्री कर रहे हैं माइक और एडवर्ड, जिसके बाद कुछ और कॉम्पिटिशन्स होते हैं और अभी फाइनली फिनाले क्राउन अटैक कंपटीशन की बारी आ ही जाती है, जिसके लिए एल्व्स सब कुछ रेडी कर देते हैं। यहाँ पर सब कुछ है, वोल्केनिक जोन, मार्सलैंड जोन, बैडलैंड्स जोन, ग्रासलैंड जोन एंड वुडलैंड जोन। और ये एक टीम कंपटीशन होगी और एक टीम में 3 मेंबर्स होंगे और सभी को एज से शुरुआत करनी होगी और उन्हें स्टेडियम के बीचों बीच इस क्राउन को लेना होगा और जो भी टीम ऐसा सबसे पहले कर दिखाएगी उन्हीं की ही जीत होगी। लेकिन यहाँ पे तरह तरह के ट्रैप्स होंगे और दूसरे टीम पे भी तुम अटैक कर सकते हो, ये अलाउड है। विग्नल एंड जूलियस की टीम इस कंपटीशन को जीतने के लिए फेवरेट्स है, जबकि विल की टीम स्क्वाड 6 सबसे ज्यादा कम पॉपुलर है। इवन लोग तो उसके टीम का मजाक भी बना रहे थे, लेकिन विल इसको लेकर बिल्कुल ही सीरियस है। और फिर सभी को स्टार्टिंग पॉइंट पे भेज दिया जाता है और मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। जूलियस के टीम के सामने गोलेम्स की एक अड़चन आती है। वहीं पर स्क्वाड 6 भी आगे बढ़ रही थी और सबसे आगे था विल, जिसे कोलेट अपने मैजिक से गॉन्टलेट देती है और वह उन्हीं का यूज करके गोलेम्स को उड़ा देता है, जो देख सभी लोग बहुत ही हैरान हुए थे। कोलेट कहती है कि ये एक मैजिकल गॉन्टलेट है जो कि फाइट में विल की काफी हेल्प करेगी। और ये सब कुछ देखकर और सियोन ने पहले जो कुछ देखा था वो इसे मान ही नहीं पा रहा था। और अभी सबसे आगे स्क्वाड 6 ही थी, लेकिन अभी उन्हें बैडलैंड्स का सामना करना होगा, जहाँ पर ये बॉक्स स्टोन्स फायर कर रहे थे, जिन्हें विल सबसे पहले बैरियर से रोकता है और कोलेट के दिए गए सोर्ड से एक को डिस्ट्रॉय करने लगता है और बैडलैंड्स को भी पार कर लेते हैं। और सब ये देखकर बस हैरानी हो रहे थे। और अभी तो बहुत सारी टीम्स ट्रैप्स में फंस गई थी, जबकि स्क्वाड 6 सभी लोगों से आगे चल रही थी। और इस सब से जूलियस का मूड बिल्कुल ही खराब हो रहा था। उसके दोस्त बताते हैं कि विल की टीम लीड कर रही है, पर ऐसा लगता है कि जूलियस के पास कोई आइडिया है। और अभी तक विल की टीम फाइनल एरिया एन्चांटेड वुड्स में पहुंच गई थी, जहां वो एक चेंड सर्कल ट्रैप में फंस जाते हैं और हर तरफ से मैजिक अटैक्स हो रहे थे। पर विल सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करते हुए इस हडल को भी पार कर लेता है। विल जानता है कि रियल फाइट अभी शुरू होगी, इसलिए वो सबसे आगे पहुंचकर जूलियस पे एक एम्बुश अटैक करने का प्लान करता है। पर उससे पहले जूलियस वहां पे पहुंच गया था। विल सोच रहा होता है कि अभी क्या करे और उसके टीममेट्स भी कहां पे है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे। और जूलियस तो आइस क्रिस्टल्स की बारिश ही कर देता है, पर समझ नहीं पा रहा होता है कि अभी वो क्या करेगा। तभी सियोन स्टेप इन करता है और एक बड़ा ही पावरफुल फ्लेम अटैक का इस्तेमाल करता है। पर अभी उस अटैक के बीच में विल आ गया था, जिसे बचाने कोलेट को बैरियर का यूज करना पड़ता है। और इस हमले की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा थी कि स्टेडियम तक बिल्कुल हिल गया था। विल समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह हमला उस पे हुआ, क्योंकि असल में सियोन ने बोथ जूलियस और विल को टारगेट किया था, क्योंकि वो इस सब से बिल्कुल फेड अप हो चुका है। कोलेट उसे रोकने कह रही होती है, पर जूलियस उसे ही कट ऑफ कर देता है और उस पे आइस अटैक करता है। और अभी यहाँ पर विल सियोन के साथ फंसा हुआ था। विल कहता है कि अभी वक्त नहीं है उनके बीच फाइट करने का, पर सियोन कहता है कि अपना स्वॉर्ड उठाओ और वो आज ही सब कुछ खत्म करना चाहता है। और तभी पास्ट का एक फ्लैश कट आता है, जब एल्फी के जाने के बाद सभी उसका मजाक बना रहे थे और उसे ताने दे रहे थे। और ये सब कुछ सियोन भी वहीं पे खड़े खड़े देख रहा था और उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सियोन ने विल के इस ह्यूमिलेशन को कम करने की कोशिश भी करी थी और विल को अपने टीम में इन्वाइट किया था ताकि कोई भी आकर उसे बुली ना कर सके। लेकिन तभी विल ने उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, कह दिया कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसने इस तरह से कहा था कि सियोन उसे दिन से उस पर गुस्सा है। पर सच तो यह है कि विल सोच रहा था कि वो एल्फी तक कैसे पहुंचेगा। और अभी प्रेजेंट में सियोन लगातार विल पे पावरफुल हमले किए जा रहा था, जिसे कि विल बस डॉज या डिफेंड ही कर रहा था। जो देख सियोन कहता है कि क्या उसे बस सरवाइव करना ही आता है, क्या वो फाइट बैक नहीं कर सकता। विल ऐसा करने से मना करता है क्योंकि दोनों एक ही टीम में है और उससे भी ज्यादा उसे जूलियस को हराना है। लेकिन सियोन फाइट किए बिना मान भी नहीं रहा है और इससे कोई खुश हो या ना हो, पर एडवर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि इस तरह विल को किक आउट कर दिया जाएगा। और अभी स्टेडियम में जो स्काउट्स बैठे थे उनके सामने सियोन का नाम बिल्कुल ही खराब हो गया था। वहीं पर आइरिस भी रोस्टी के साथ विल को चीयर कर रही होती है, कहती है कि वो अभी विल से बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड हो गई है। और अभी अगले सीन में कोलेट सियोन और विल को रोकने जा रही थी, पर बीच में जूलियस आकर उसका मजाक बनाता है। ऊपर से वो उसके ऊपर हमला भी करता है। और बस कोलेट पे ही नहीं, जूलियस एक ही वक्त पे बहुत सारे टीम्स के सामने खड़ा था, उन्हें रोक रहा था।
इवन उन्हें डोमिनेट भी कर रहा था, पर विग्नल के सामने नहीं। जूलियस कहता है कि वो अपने सीक्रेट वेपन से विग्नल को बीट कर देगा, मगर विग्नल इसके लिए पहले से ही तैयार था। वो अटैक भी करता है, जिसके बाद जूलियस वहां से गायब हो गया था। और ये सब कुछ एल्फ फैक्शन के फिल्वीज भी देख रही थी, जिसे सब कुछ बिल्कुल ही एवरेज लग रहा था। एफिया पूछती है कि तो अभी वो लेडी एल्नोर को क्या रिपोर्ट करेंगे, और अभी सीन फोकस करता है गॉर्डन और लिरिल पे, और उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था जो अभी सियोन विल के साथ कर रहा है। हाँ, वो भी विल को पसंद नहीं करते, मगर इतने बड़े फेस्टिवल में ये सब कुछ करना बस विल को एकेडमी से निकालने के लिए, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और अभी पास्ट का एक फ्लैश कट आता है जब सभी उसे बुली कर रहे थे। विल सोच रहा था कि उसने किसका क्या बिगाड़ा है। हाँ, उसे पता है कि वो एक फेलियर है, इसलिए वो बस इतना चाहता है कि सभी लोग उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दे ताकि वो एल्फी पे फोकस कर सके। और यहाँ क्लियर होता है कि जब सियोन उसकी हेल्प करना चाहता था, विल को लगा था कि वो भी उसे बुली करने आया है, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। और अभी गुस्से में सियोन हेल्कोन गार्डिनास को समन करता है, जो कि उसका गार्डियन है, और वह उसे अटैक भी करवाता है। विल उसका पंख काटने की कोशिश करता है, पर हाई स्पीड रीजनरेशन होने की वजह से कुछ भी काम नहीं आता, और उसे हेल्कोन को रोकने उसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। पर उसे पहले हेल्कोन लगातार हमला करता रहता है, और विल सोच में पड़ जाता है कि गार्डियंस को हमेशा एज ए डिस्ट्रैक्शन यूज किया जाता है ताकि यूजर मैजिक अटैक्स कर सके। लेकिन सियोन का गार्डियन हर तरफ से उसके ऊपर हमला कर रहा है, और सियोन खुद भी। और उसके इस प्रिसीजन और पावर ने स्काउट्स को बिल्कुल ही इम्प्रेस कर दिया था, और अभी बस इसकी जानकारी फ्लेम मेज कैरियोट को देना बाकी है। पर अभी वहीं पर सियोन विल के इस फाइट से बिल्कुल ही गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने देखा था कि विल इसे बेटर कर सकता है। उसने इविल सेंटिनल के खिलाफ ये करके दिखाया था। पर विल कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो फाइट क्यों कर रहे हैं, उनके बीच फाइट करने का रीजन क्या है। सियोन समझ नहीं पाता है कि विल ये क्या कह रहा है। सियोन ने उसे बहुत ही बुली किया है, उसका मजाक उड़ाया है, उसे ह्यूमिलिएट किया है, लेकिन विल फाइट करने का रीजन ढूंढ नहीं पा रहा। विल कहता है कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन अभी उसे जूलियस को हराना है, उसके पास इस फाइट के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सियोन गुस्सा होता है कि आखिर विल उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, वो उसे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। सियोन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो विल के साथ एक रियल फाइट करना चाहता है। तो विल भी सियोन के इन फीलिंग्स को समझता है और उसे एक्नॉलेज करता है, और वो तैयार हो जाता है एक रियल बैटल के लिए। और सियोन सबसे पहले गार्डियन विथ बैरेज अटैक का यूज करता है, पर विल अटैक्स को डॉज करते हुए हेल्कोन के कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे बढ़ता है सियोन की तरफ उसके ऊपर हमला करने। और सियोन भी इसके लिए बिल्कुल ही तैयार था, और वो भी एक हमले की तैयारी में लग जाता है। लेकिन तभी बीच में कोलेट आकर दोनों को ही रोक देती है और कहती है कि जूलियस को पिटने के बाद वो अचानक ही गायब हो गया, पर ये सब करने में उसके कपड़े बिल्कुल ही फट गए थे। और अभी कोलेट विल को यहाँ से फ्री कर देती है ताकि वो जूलियस के साथ फाइट करे और उसे हरा सके। लेकिन विल जाने से पहले सियोन से कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम एक रियल फाइट करेंगे। लेकिन अभी तक स्टेडियम में सबसे पहले एंट्री जूलियस की टीम की ही हुई थी, और दूसरी कोई भी टीम उनके आसपास नहीं थी जो कि उन्हें रोक सके। लेकिन तभी विल जंप करते हुए स्टेडियम में एंट्री करता है और सभी लोगों के सामने जूलियस को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। दूसरी ओर एल्फी मस्त सो रही थी, और तब सारिसा उसे जूलियस के बारे में बताती है जिसे स्काउट्स ने रिकमेंड किया है, और उसकी जो कैपेबिलिटीज है, हो सकता है कि जूलियस ही एल्फी का सक्सेसर हो। और अब स्टेडियम में जूलियस कहता है कि उसे बहुत ही खुशी है कि विल यहाँ तक पहुँच पाया है, वरना उसे ह्यूमिलिएट किए बिना इस कंपटीशन को जीतना बिल्कुल ही बोरिंग होता। विल भी कहता है कि जब तक जूलियस मिस्टर डोनन और बाकी ड्वार्फ से माफी मांग नहीं लेता, वो भी हार नहीं मानेगा। और अभी सबसे पहले जूलियस कोहरे का इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू वो बड़े एडवांटेज ले सकता है। लेकिन विल उनके मूवमेंट को सेंस कर लेता है और समझ जाता है कि तीनों उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए वो भागने लगता है और तीनों की पोजीशन पता करके उन पर हमला भी करता है। पर ये देखकर वो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है कि तीनों तो अपने जगह से बिल्कुल हिले ही नहीं थे, क्योंकि जूलियस अपने 4 क्लोन्स का यूज कर रहा था, और ये क्लोन्स ब्लास्ट भी होते हैं, जो होते ही विल बिल्कुल ही फ्रीज हो गया था। ये देख सभी लोग बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि जूलियस अभी एल्फेरिया के क्रिएट किए गए 12 मैजिक में से एक मैजिक आर्सविस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। जूलियस बताता है कि उसने ये मैजिक खुद ही स्टडी करके सीखी है, और कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि वो कुछ हद तक मैजिया भेंडर बन चुका है, और एक दिन वो सबके सामने एल्फेरिया को एक्सपोज भी कर देगा कि उसकी बनाई मैजिक कुछ खास नहीं है। और ये सुनते ही विल को गुस्सा आ जाता है,
वह गुस्से में उन पे चार्ज करता है, लेकिन जूलियस के क्लोन्स के अटैक में वो फंस कर रह जाता है और जूलियस उसे वहीं पर ही ट्रैप कर देता है, जिसके बाद वो एक बहुत ही बड़े आइस के अटैक के नीचे उसे दबा देता है। और ये सब देखकर एडवर्ड बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए थे, क्योंकि जूलियस ने एक भी कदम हिलाए बिना इस मैच को जीत लिया है। जूलियस सभी लोगों के सामने ऐलान करता है कि वही एल्फेरिया का सक्सेसर होगा और उसने इतना सब कुछ बस शो ऑफ करने के लिए ही किया था। लेकिन तभी विल बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है। कहता है कि जब भी एल्फी की बात होती है वो अपना आपा खो देता है, पर अभी वो शांत हो गया है। पर इसे जूलियस की जो बेइज्जती हुई थी वो एक साथ विल पे अटैक करता है, लेकिन विल ऊपर से डॉज करते हुए जूलियस के दोनों टीममेट्स को डाउन कर देता है और ये भी कहता है कि जूलियस का आर सर्विस बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। और अभी अचानक जूलियस के क्लोन्स भी बिखरने लग जाते हैं, क्योंकि जूलियस अपने टीममेट्स के सपोर्ट से ही इन क्लोन्स को कंट्रोल कर रहा था। विल ये तक कह देता है कि जूलियस एल्फी के आसपास भी नहीं है। इस ह्यूमिलेशन से जूलियस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं एल्फी भी एग्री करती है कि जूलियस उसका सक्सेसर हो सकता है, लेकिन वो अपने साइड में एक लोन स्वॉर्ड को चाहती है। और अभी वहीं स्टेडियम में विल कहता है कि आर सर्विस मैजिक अटैक में तुम्हें एक्टिवली अपने क्लोन्स को कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि तुम अपने टीममेट्स के थ्रू करवा रहे थे। जूलियस इन बातों से गुस्से में अटैक करता है, जिसको विल बहुत ही इजीली रोक देता है। जूलियस तब अगेन क्लोन्स का यूज करता है, पर अभी प्रॉब्लम ये है कि वो अभी डिफेंड नहीं कर सकता है। और वो ये भी सोचता है कि विल को आखिर कैसे पता चलेगा कि आखिर वो रियल कौन है। पर विल तो डायरेक्ट ही उसी पे ही अटैक करता है, जिससे कि जूलियस बस बाल बाल बचा था। विल बताता है कि आर सर्विस मैजिक में क्लोन्स के टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में होती है। अगर उन्हें सही से कंट्रोल किया नहीं गया तो आइस लीक होने लगती है। और इसी तरह विल को पता चल गया कि आखिर कौन सा जूलियस रियल है। जूलियस समझ नहीं पाता है कि आखिर विल इस मैजिक को उसे बेहतर कैसे समझ सकता है। तो विल बताता है कि वो और एल्फी एक साथ एक ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं और इसी वजह से वो एल्फी के मैजिक को अच्छे से जानता है। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसे सब कुछ पता है। लेकिन ये चीज जूलियस मानने को तैयार नहीं था। विल कहता है कि जूलियस बिल्कुल ही इनक्रेडिबल है, अभी तक कोई भी एल्फी के मैजिक को रिक्रिएट कर नहीं पाया था। और विल ये भी रिवील करता है कि इस मैजिक को एल्फी ने बस 2 साल की उम्र में क्रिएट किया था, इसलिए इसके अंदर भी वीकनेस है। और ये बातें सुनने के बाद जूलियस बिल्कुल ही हैरान हो गया था कि वो एक बच्चे की बनाई मैजिक को सीखकर इतना बड़ा बन रहा था। जूलियस तो अब गुस्से में 8 क्लोन्स को क्रिएट करता है ताकि वो एक ही साथ बर्स्ट अटैक कर सके। विल कहता है कि वो एक साथ 10-10 एल्फी के साथ खेल चुका है, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। और वो एक एक करके लगातार सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देख जूलियस की बिल्कुल फटने लगी थी और वो उसे दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन विल सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद जूलियस को एक बहुत ही ताकतवर पंच मार के उसे भी डाउन कर देता है और ऐसे ही जीत होती है विल की। और अभी बस बारी थी क्राउन को लेने की, जो कि विग्नल चुपके से ले लेता है, क्योंकि इस कंपटीशन का यही रूल था कि जो भी इस क्राउन को ले लेगा जीत उसे की ही होगी। लेकिन अभी तो एल्फी ऊपर काफी ज्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि विल ने उसके बचपन की काफी सारी पोल खोल दी है। वैसे सियोन भी खुद से प्रॉमिस करता है कि वही होगा जो कि विल को डिफीट करेगा। और यहाँ पर कोलेट विल के इस जीत से बहुत ही खुश हुई थी। और अभी उसी दिन रात को विल के जीत के खुशी में सभी डोर्स मिलकर एक पार्टी कर रहे थे, जिसमें कोलेट, रोस्टी और वोकनर भी शामिल हुए थे। बस दुख इस बात का है कि विल को किसी ने भी स्काउट नहीं किया, क्योंकि पहले तो वो अपने टीम में ही लड़ पड़े थे और एंड में वो क्राउन भी ले नहीं पाया। पर खुशी की बात यह है कि जूलियस ने सभी लोगों से माफी मांगी है और ऊपर से अभी उन तीनों से यहाँ पे काम भी करवाया जा रहा है, क्योंकि डोर्स ऐसे ही पनिशमेंट देते हैं। ऊपर से जूलियस के हार की वजह से उसे भी किसी ने स्काउट नहीं किया है। और अभी यहाँ पर वोकनर को चिंता हो रही होती है कि अभी कल क्या होगा, क्योंकि अभी सभी लोगों को विल के ताकत के बारे में पता चल चुका है। और अभी नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स एक टीम बनाने की बात कर रहे थे, जो कि डंजिन 1 हफ्ते के लिए जाएंगे। और एक बेटर टीम बनाने की कोशिश में सभी लोग विल को अपने टीम में लेने की कोशिश में लगे हुए थे, जो कि लिहाना, सियोन और जूलियस से देखते हुए जाते हैं। पर विल को इतना ज्यादा परेशान देख कोलेट बीच में आती है उसकी मदद करने। कहती है कि वो सभी तो अभी तक विल को बुली करते हुए आए थे, पर जैसे उन लोगों को फायदा दिख गया वो सभी लोग यहाँ पे आ गए। और देखो इस वजह से विल को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन विल तो इस सबसे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि अभी लोग भी उसे चाहते हैं। पर कोलेट कहती है कि विल कल बिजी है, वो मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहा है।
और अभी रात को कॉलेट को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और उसके रूममेट रोज इसे एक डेट कहकर उसे और भी ज्यादा टीज कर रही थी। वहीं पर रोस्टी डंजिन के बारे में पूछता है तो विल बताता है कि वो कल कॉलेट के साथ शॉपिंग पे जा रहा है और वैसे भी उसे ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें भी खरीदनी है। पर अभी लगता नहीं है कि कॉलेट की बात सुनकर रोस्टी बिल्कुल भी खुश हुआ है। और अभी नेक्स्ट डे कॉलेट बहुत ही नर्वस थी कि अभी आगे क्या होगा। तभी विल वहाँ पे पहुँचता है और कहता है कि ये आउटफिट और ये हेयर स्टाइल उसे सूट कर रही है और इससे तो कॉलेट बिल्कुल ही लाल पड़ गई थी। पर तभी रोस्टी भी वहाँ पे आता है और विल कहता है कि रोस्टी भी उनके साथ शॉपिंग पे आ रहा है और उसे इतना ज्यादा चिपकता हुआ देख कॉलेट को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था और पूरे दिन रोस्टी बस उससे ही चिपका हुआ था और वो इस कदर चिपका हुआ था कि कॉलेट ये देखकर बिल्कुल ही सैड हो गई थी। और कॉलेट बाद में पूछती भी है कि आखिर दोनों इतने चिपको क्यों हो रहे हैं, कहीं दोनों के बीच कोई और बात तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो एक लड़की है जो कि लड़के के भेष में यहाँ पे आई है? तो विल कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो प्रूफ भी देखा है, उसका मुझसे बड़ा है और वो बचपन से ऐसा ही है। तभी रोस्टी 2 ड्रिंक्स लेकर आता है और कहता है कि वो थोड़ा विल में से पी लेगा। तो कॉलेट कहती है कि लो यहाँ से पी लो और अभी दोनों आपस में चीजें सेटल करने विल को सोड मेंटेनेंस के लिए यहाँ से दूर भेज देते हैं और बहस करने लग जाते हैं कि आखिर कौन विल से ज्यादा प्यार करता है, आखिर विल किसे ज्यादा लाइक करता है। और तभी रोस्टी एक बॉम्ब फोड़ता है कि वो रोज रात को एक फ्रेंडली बात लेते हैं। क्या कॉलेट ने कभी ऐसा उसके साथ कुछ किया है? वहीं पर विल सोच रहा होता है कि पता नहीं कि उन दोनों को आखिर क्या हो गया है। तभी लिहाना उसे बात करने आती है और कहती है कि क्या विल उसके साथ आ सकता है, कुछ बात करनी है। और वह विल को लेकर टी हाउस आती है जहाँ पर विग्नल, सियोन और जूलियस भी बैठे हुए थे। लिहाना बताती है कि वो चाहती है वो पांचों ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए एक पार्टी फॉर्म करें और डंजिन में एंटर करें, लेकिन सियोन और जूलियस इस आइडिया के सख्त खिलाफ थे और लिहाना को कोई आइडिया ही नहीं था कि दोनों आखिर इस आइडिया के खिलाफ क्यों है। सियोन तो इवेंट चार्ज भी करता है तो विग्नल को बीच में आना पड़ता है, कहता है कि उन्हें पहले लिहाना की पूरी बात सुननी चाहिए। लिहाना बताती है कि वो विल को अपने टीम में इसलिए चाहती है क्योंकि उसके पास ऐसी ताकत है जो कि उन चारों के पास नहीं है। तो जूलियस विल का मजाक बनाने लग जाता है कि वो तो एक सिंपल मैजिक भी कास्ट नहीं कर सकता, तो आखिर वो क्या ही करेगा। और सियोन वो तो विल को लेने से ही मना कर देता है। तो विग्नल कहता है कि आखिर वो दोनों ऐसे बात कैसे कर सकते हैं जबकि दोनों को विल के हाथों हार मिली है। तो जूलियस उल्टा कहता है कि लिहाना तो विग्नल से हर मामले में बेहतर है, जिस पर विग्नल कहता है कि उसे पता है और वह इसलिए ही लिहाना की रेस्पेक्ट करती है, ना कि उन दोनों की तरह जो कि विल को छोटा समझने की गलती कर रहे हैं। लिहाना बताती है कि वो उन सभी लोगों की हेल्प चाहती है क्योंकि वो बस अपर टावर तक पहुंचना नहीं चाहती, जो कि वो ऑलरेडी पहुंच भी जाएगी क्योंकि उसे स्काउट किया गया है। अब वो एक ऐसे फैमिली से आती है जिनकी लाइफ स्पेन काफी ज्यादा कम होती है और इसलिए उसे बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करना होगा और इसी रीजन की वजह से वो जल्द से जल्द मेजिया वेंडर बनना चाहती है। उसे पता है कि बाकी सभी ऐसा ही कुछ चाहते होंगे और इसलिए उन सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और सभी लोग इस बात पे एग्री करते हैं। और इसके बाद विल लौटने के बाद रोस्टी और कोलेट को बताता है कि वो लिहाना के पार्टी को ज्वाइन कर रहा है ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए। और अभी नेक्स्ट डे क्लास में वोकनर बताते हैं कि 10 दिन के बाद ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट होगी और तभी फ्लोर 7 से लेकर 10 तक एक लिमिटेड टाइम के लिए उसे ओपन कर दिया जाएगा, जहां से वो 1000 क्रेडिट्स भी गेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डेथ्स भी होती है, जैसे कि लास्ट ईयर 4 लोगों की डेथ हुई थी। टीचर्स ऑब्वियसली वहाँ पे स्टेशन्ड होते हैं, पर सब कुछ उनके हाथों में नहीं होता कि वो सभी लोगों को बचा पाए, इसलिए बस वही इस चीज को ज्वाइन करे जिनके अंदर डेथ को भी फेस करने की हिम्मत हो। इसके बाद ब्रेक्सिस के दिन कोलेट भी उनके साथ ही आ रही थी, ये कहते हुए कि अगर विल आ रहा है तो वो भी आ रही है और रोस्टी वो बेस कैंप पे ही रहेगा क्योंकि वो आर्टिफिशिंग ट्रक का हिस्सा है। और अभी डंजिन में एंटर करने से पहले एडवर्ड बताते हैं कि टाइम लिमिट 1 वीक का होगा और हर फ्लोर में एक बेस कैंप होगी जहां पर वो चाहे तो रिटायर हो सकते हैं ताकि उन्हें सेफली इवैक्यूएट किया जा सके। और इतना कहते ही ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया जाता है और अभी सभी लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और विल का बस एक ही सपना है एल्फी तक पहुंचना, जिसके लिए उसे क्रेडिट्स चाहिए। पर वो कौन से मॉन्स्टर को मारेगा? क्लोज मॉन्स्टर्स के खिलाफ मेजेस कमजोर होते हैं, लेकिन लिहाना इसमें भी माहिर है क्योंकि वो जल्द से जल्द एडवांस करना चाहती है। और तब एक फ्लैश कट आता है जब वोकनर विल को बता रहे होते हैं कि डंजिन में सबसे कामयाब मैजिक सर्च मैजिक ही होती है और अभी इसकी वजह से विल मॉन्स्टर्स को सेंस करता, उससे पहले सभी लोग मॉन्स्टर्स को बहुत ही इजीली ढूंढकर मार रहे थे।
विग्नल तो ये तक कह देता है कि शायद सियोन और जूलियस सही थे, विल किसी काम का है ही नहीं। लेकिन लिहाना कहती है कि विल को अभी तक अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका नहीं मिला है। उसकी काबिलियत उन्हें 5 क्रेडिट से भी ऊपर के मॉन्स्टर्स के खिलाफ दिखाई देगी। वैसे मैजेस अपने वेंड में मैजिक ट्रेसेस एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि उन्होंने कितनों को डिफीट किया है। और जबकि विल ऐसा कुछ कर नहीं सकता है, वो जितने भी मॉन्स्टर्स को मारता है उनके कुछ टुकड़े बैग में रखकर चलता है। और अभी इतना ज्यादा मजाक बनने के बाद भी विल ये सोच रहा है कि शायद आगे वो किसी काम तो आ ही जाएगा। लेकिन अभी ऐसा सोचते हुए डंजन में एक दिन गुजर जाता है और वो थोड़ा रेस्ट करने का सोचते हैं, जिसके लिए विग्नल फायर इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर्स उनके सामने नहीं आएंगे। और अभी विल सभी को खाना सर्व करता है, पर विग्नल उसे दूरी रहने के लिए कहता है ताकि वो गलती से भी उसे टच ना कर ले, क्योंकि वो विल को वर्दी नहीं मानता है। और इस पूरे टीम में वो बस लिहाना को ही वर्दी मानता है। लेकिन इस बात से विल को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि डोर्स की तरह ही एल्व्स भी दूसरे वर्ल्ड से आए हैं और इसलिए उनका कल्चर भी अलग है। बस फर्क इतना है कि एल्व्स गिफ्टेड मैजिशियंस है और इसी वजह से मैजिया वेंडर्स में एक मैजिया वेंडर एक एल्फ भी है और वो दूसरों से ज्यादा अपने काइंड की ज्यादा फिक्र करते हैं। लिहाना फिर बताती है कि उनका प्रायोरिटी टारगेट ल्यूमिनस नाबिरस है, जिसकी वैल्यू 110 क्रेडिट की है और वो एक ही है। और कहा जाता है कि जो भी उसे चैलेंज करता है उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। लिहाना रिवील करती है कि उसने इसी पर्पस से इस पार्टी को क्रिएट किया है ताकि वो सभी को दिखा सके कि आखिर उनमें कितने ताकत है। उसका प्लान है डायरेक्ट फ्लोर 10 में जाना और ल्यूमिनस से फाइट करना, ताकि वो फुल मैजिक पावर से फाइट कर सके। और बाकी मॉन्स्टर्स उन्हें तो वो बाद में भी देख सकते हैं। और विल वो तो अभी तक बस 5 क्रेडिट्स गेन कर पाया है। इसके बाद हमें 2 मिस्टीरियस मैजेस को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर्स को हंट कर रहे थे। और अभी अगले सीन में लिहाना की टीम शॉर्टकट से फ्लोर 10 पहुंच चुकी थी, पर यहाँ पर पहले से मॉन्स्टर्स मरे हुए हैं। या कोई दूसरी पार्टी उनसे भी पहले यहाँ पे आ गई है, पर ऐसा नहीं लगता है। और विल को बड़ा ही अजीब लग रहा होता है कि उसे यहाँ पर किसी की भी मैजिक होने की सेंस नहीं हो रही। लिहाना कहती है कि अब आगे उन्हें ल्यूमिनस मिलेगा, जिसकी ओर वो आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ते ही वो देखते हैं कि ल्यूमिनस तो पहले ही मारा जा चुका है, पर वो ये भी नोटिस करते हैं कि उसे रिसेंटली ही मारा गया है। और ये देखते ही सभी लोग सर्च मैजिक का यूज करते हैं, पर कोई भी इस रेडार पे नहीं आता, क्योंकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। मैजेस चाहे तो वो खुद को हाइड कर सकते हैं और एक ऐसे टाइप का मॉन्स्टर है जो कि सर्च मैजिक के रेडार पे नहीं आता। और अब ठीक ऐसा ही होता है, एक अननोन मॉन्स्टर उन पे हमला करता है, जिसके हमले को विल सक्सेसफुली डिफेंड तो कर देता है, पर वो मॉन्स्टर कब विग्नल के पीछे आकर उस पे हमला करता है कोई समझ ही नहीं पाता। और ये देखते सभी लोग मैजिक अटैक करने जा रहे थे, पर उससे पहले मॉन्स्टर एक ऐसा हाथ मारता है कि फ्लोर 10 पूरी ही टूट जाती है और वो सभी नीचे के फ्लोर में गिरने लगते हैं। और क्योंकि विग्नल चोट की वजह से बेहोश हो गया था, तो विल उसे प्रोटेक्ट करने उसके पास आता है और अभी इसी वजह से वो दोनों बाकी लोगों से अलग हो गए थे। दूसरी ओर जूलियस और सियोन एक साथ थे और लियाना और कोलेट एक साथ, और वो सभी लोग फ्लोर 11 में आ गए हैं। और यहाँ के मॉन्स्टर्स बाकी लेवल से बिल्कुल डिफरेंट है। उन्हें जल्दी ही बाकी लोगों से मिलना होगा, वरना उनकी मौत यहाँ पे पक्की है। और अभी एक फ्लैशकट आता है जब सभी एल्फ्स विग्नल को बहुत कुछ सुना रहे थे उसके नो स्किल्स की वजह से। उसे तो ये तक कह दिया जाता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो कि खुद मेजिया वेंडर एलेनोर ने कही थी। और तभी विग्नल को होश आता है और विग्नल देखता है कि विल इस बड़े से मॉन्स्टर को अकेले ही हरा देता है। और तब विल फर्स्ट एड करने आता है, लेकिन विग्नल उसे टच करने से मना करता है और वो खुद ही खुद को फर्स्ट एड करता है। विल सोच रहा होता है कि इस हमले से मेडिकल सप्लाईज और कुछ मैजिक आइटम्स को छोड़ उनके पास एक ही दिन की सप्लाईज बची हुई है, इसलिए विल कहता है कि उन्हें कोलेट और बाकी लोगों को ढूंढने में फोकस करना चाहिए। पर विग्नल कहता है कि जब भी डंजन में फंस जाओ, रेस्क्यू का वेट करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। पर विल कहता है कि ऐसा करने से उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि फ्लोर 10 में उन्हें जो मॉन्स्टर मिला था उस हिसाब से टीचर्स को भी यहाँ पे आने में वक्त लगेगा। हम लोग ये भी देखते हैं कि दूसरे फ्लोर्स में हड़कंप मच गई थी। मॉन्स्टर्स के हमलों ने बेस कैंप को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और इवन तो टीचर्स की डेथ भी हो गई है। और टीचर्स को तो ये भी नहीं पता है कि फ्लोर 9 और 10 का भी क्या हल हुआ होगा। वोकनर सोचने लग जाते हैं कि इतना सब कुछ है जो हो रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। इतने में एटवुड रेस्क्यू के लिए वोकनर को अपने साथ लेकर चलते हैं। वहीं पर विग्नल डर की वजह से बार बार सर्च मैजिक का यूज कर रहा था, जो करने से विल मना करता है, वरना वो ऐसे खुद को एग्जॉस्ट कर लेगा। पर विग्नल को डर है कि फ्लोर 11 में क्या कुछ हो जाएगा,
तो विल बताता है कि वो और कीकी आसपास के मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए विग्नल बस लॉन्ग रेंज के लिए ही यूज करे और वो फाइट जितना हो सकेंगे अवॉइड करेंगे। और इस सिचुएशन में भी विल इतना शांत इसलिए है क्योंकि क्रेडिट्स लेने के लिए वो बहुत बार डंजन्स में आ चुका है और वो कई बार यहाँ पे खो भी गया है और उसे एक्सपीरियंस से उसे पता है कि अभी आगे क्या करना होगा। इतने में गार्गेसा मॉन्स्टर्स का एक झुंड सामने आता है जो कि 8 क्रेडिट्स के होते हैं, इसलिए दोनों को ही फाइट करनी पड़ती है। और विग्नल तो ये देखकर बिल्कुल ही हैरान हो रहा होता है कि आखिर विल इतने इजीली मॉन्स्टर्स को मार कैसे पा रहा है, जबकि विग्नल की एक के सामने ही फटी पड़ी है। और अभी विग्नल बचने के लिए इल्यूजन मैजिक का यूज करता है जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आता और एंड में विल को ही आकर उसे बचाना पड़ता है। विल बताता है कि गार्गेसा मॉन्स्टर ब्लाइंड होता है और स्मेल पे ही काम करता है और इसलिए उन पे इल्यूजन मैजिक का कोई भी असर नहीं होता। पर अभी विग्नल इसे बिल्कुल ही टूट चुका था। कहता है कि मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं बस तुम लोगों के ऊपर एक बोझ हूँ। और तब एक फ्लैश कट आता है जब विग्नल प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो एलेनोर तक पहुंच सके, लेकिन वो बेहतर हो ही नहीं पा रहा। दूसरे सभी एल्स टावर एंटर कर चुके हैं, बस वही अकेला यहाँ पे रह गया है और इसका रीजन बस ये है कि उसे इल्यूजन मैजिक का यूज करना सही से नहीं आता है। सभी एल्स के इल्यूजन का एक फिजिकल फॉर्म होता है, जबकि विग्नल के इल्यूजन बस दिखावटी होते हैं, कुछ काम के नहीं होते हैं। और विल कहता है कि तुम तो इस ईयर के टॉप 3 में आते हो। तो विग्नल लिहाना के बात को याद दिलाता है कि वो एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्योंकि उनसे बेहतर सभी लोग ऑलरेडी टावर जा चुके हैं और वो सभी बस बचे हुए मैजिक से जिनकी किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। वो एकेडमी के अंदर टॉप हो सकते हैं लेकिन एकेडमी के बाहर वो एक भी बैटल टिक नहीं पाएंगे। विग्नल बताता है कि वो और एलेनोर जो कि एक मैजिया वेंडर है वो एक साथ ही बड़े हुए हैं और बचपन से ही विग्नल उसे पसंद करता था और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन जब सभी लोगों को उसके पावर की बात पता चली उसे हायर ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया और तब से विग्नल ने ठान लिया था कि वो एलेनोर तक पहुँच कर ही रहेगा। लेकिन सच तो ये है कि वो कभी पहुँच ही नहीं सकता है, उसके अंदर इतने स्किल्स है ही नहीं। विल तब कहने लगता है कि उसे लगा ही था कि दोनों में कुछ तो कॉमन है। विल भी ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो एल्फी तक पहुंच सके और विग्नल ये सब कुछ एलेनोर के लिए कर रहा है। और तभी विग्नल विल से कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़कर तुम चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बस एक बोझ ही बन रहा हूँ। पर विल कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और अभी दूसरी ओर लियाना भी खुद पे भरोसा कर नहीं पा रही थी, तो कोलेट उसे विल का एग्जाम्पल देकर समझाती है और उसे हिम्मत देती है। और वहीं पर विग्नल और विल मिलकर एक एक मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे थे और विग्नल बस अमेज हो रहा होता है कि विल इतने इजीली कैसे सभी मॉन्स्टर्स को मार पा रहा है, आखिर उसमें इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आ रही है। विग्नल को तो बुरा लग रहा होता है कि विल को उसकी वजह से कितनी ज्यादा फाइट करनी पड़ रही है, आखिर वो उसे छोड़कर आगे चला क्यों नहीं जाता। तो विल कहता है कि क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे एल्फ हो। इतने में कीकी कुछ अजीब सेंस करता है मगर सर्च मैजिक पे कुछ भी नहीं आता और तभी एक खतरनाक सा दिखने वाला मॉन्स्टर्स उनके सामने आता है जिसका नाम है बालकर और उसके फ्लेम बॉडी होने की वजह से उस पर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करता और मैजिक अटैक्स भी उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इवन अपर इंस्टीट्यूट भी उन्हें डेंजरस कंसिडर करती है। उनके खिलाफ बस एक ही मैजिक काम आता है और वो है इल्यूजन मैजिक। और विल को भरोसा है कि विग्नल मदद कर सकता है, पर विग्नल खुद जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। पर विल उसे हिम्मत देता है कि चलो कोशिश करते हैं, अगर गलती हुई भी तो देखी जाएगी। और वैसे भी उन दोनों के ड्रीम एक ही है। विग्नल रियलाइज करता है कि दोनों के ड्रीम एक है, पर फिर भी दोनों का अप्रोच कितना ज्यादा अलग है। पर अब उसे भी कुछ करना होगा और वो इल्यूजन मैजिक का यूज करता है, पर कोई काम नहीं आता क्योंकि उसके इल्यूजन मैजिक का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं था। उसे बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से अभी विल को मरना होगा और तभी बालकर अटैक भी करता है जिसको कि कीकी रोक देता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। विल कहता है कि विग्नल कर सकता है, उसने इतनी मेहनत बस हारने के लिए नहीं की है, वो कर सकता है, उसे भरोसा है। और फिर विग्नल अगेन ट्राई करता है विल के सपोर्ट से जो कि वो अभी तक लैक कर रहा था क्योंकि किसी भी एल्फ ने उसे सपोर्ट नहीं किया था। और फाइनली उसका इल्यूजन मैजिक काम आता है और वो बालकर्स को यहीं पर ही हरा देते हैं। इसके बाद विग्नल नील डाउन करके अपने रूडनेस के लिए उसे माफी मांगता है और ये भी कहता है कि विल उसके रेस्पेक्ट के वर्दी है। तो विल भी बताता है कि वो भी विग्नल को हमेशा से रेस्पेक्ट करता हुआ आया है। इसके बाद रोस्टी के मैजिक आइटम से विल एक मैप क्रिएट करता है और कीकी बाकियों के सेंड से उन्हें ढूंढना शुरू करता है। दूसरी ओर सियोन और जूलियस एक ही साथ तो थे, पर दोनों में बिल्कुल भी बन नहीं रही थी और दोनों बार बार झगड़ रहे थे। और तभी उन लोगों के सामने इविल सेंटिनल्स का एक झुंड सामने आता है जिनसे सियोन फाइट करने को तैयार था क्योंकि वो खुद को प्रूव करना चाहता है।
पर जूलियस उनसे थोड़ा तो डर रहा था। और वहीं दूसरे फ्लोर्स में इविल सेंटिनल्स ने हमला कर दिया था और लिरिल उनके सामने पड़ गया था। पर तभी सही वक्त पर एडवर्ड सभी इविल सेंटिनल्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से लिरिल यहाँ पे बच जाता है। और फिर वोकनर और एडवर्ड यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वोकनर बताते हैं कि फ्लोर 8 के आगे बस एक ही पार्टी गई है और वो है लियाना की पार्टी। और उनके पिन पॉइंट लोकेशन के लिए वोकनर इस क्रिस्टल का यूज करते हैं जो कि किकी से कनेक्टेड है। और पता चलता है कि वो सभी लोग अभी फ्लोर 11 में है और अभी यहाँ पर कॉलेट उनके पीछे पत्थर रख रही थी ताकि कोई उन्हें ढूंढ ले। और अभी फ्लोर 11 में आए हुए उन्हें 16 घंटा हो गया है और ऑलमोस्ट उनकी सभी सप्लाईज भी खत्म हो चुकी है और अभी लियाना भी काफी थक गई है। और तभी लियाना कॉलेट से माफी मांगती है क्योंकि डायरेक्ट फ्लोर 10 आने का आइडिया उसका था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। पर कॉलेट कहती है कि गलती फ्लोर 10 वाले मॉन्स्टर की थी और वैसे कॉलेट तो खुद यहाँ पे आई है, तो इसमें लियाना की क्या गलती। दूसरी ओर विग्नल एक मैच के प्रेजेंस को सेंस करता है और दोनों भागकर उसी तरफ जाने लगते हैं। और वहाँ पे चलने पे पता लगता है कि ये तो सियोन और जूलियस हैं और उन दोनों ने मिलकर इविल सेंटिनल्स के इस झुंड को हरा दिया है। और तभी हम लोग उन्हीं दो अजीब से मैजेस को देखते हैं जो कि कॉलेट और लियाना के सामने खड़े थे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये बच्चे यहाँ पे कैसे आ गए। लगता है कि ड्यूक ने उन्हें मारने के बदले एक होल कर दिया है और ऐसे तो उनके सीक्रेट का पता चल जाएगा। और इन दोनों का नाम है मार्जे और हेडलेस। हेडलेस बताता है कि वो फॉल स्काई को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और कहा जाता है कि उसे डिस्ट्रॉय करते ही कालामिटी आ जाएगी। और अभी क्योंकि वो दोनों यहाँ आ ही गए हैं तो उन्हें तो मारना बनता है और वो तो उन पे हमला भी करता है। पर सही समय पे विल वहाँ पे चला आता है जो कि उन्हें बचा लेता है और उसके साथ बाकी सब भी यहाँ पे आ गए थे और वो यहाँ पे कीकी और क्रिस्टल्स की वजह से पहुँच पाए हैं। और हेडलेस तो उन्हें देख उन पे हमला करता है जिससे कि विल पिट जाता है और विग्नल उसे बचा लेता है। हेडलेस का मन तो बड़ा करा होता है कि उन्हें मारकर उनके सर से खेलने का, पर मार्जे उसे मना करता है और यहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें दूसरे काम भी करने हैं। पर इन लोगों को मारने वो इविल ग्रैंड ड्यूक को समन करते हैं जो कि उन्हें फ्लोर 10 पे मिला था। वैसे डंजन में 1/1000 का रूल चलता है, मतलब अगर कोई मॉन्स्टर 1 क्रेडिट का हुआ तो वो 1000 क्रेडिट वाले मैच के बिल्कुल इक्वल होगा। और ये इविल ग्रैंड ड्यूक ये तो 270 क्रेडिट्स का है, यानी वो 2,70,000 क्रेडिट्स के इक्वल है। और अभी उसके पावरफुल हमले को देख वो रिट्रीट करने का फैसला करते हैं और विग्नल वो इल्यूजन का यूज करके ग्रैंड ड्यूक को यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। पर ग्रैंड ड्यूक उसे डिस्ट्रॉय करते हुए विग्नल पे अटैक करता है, लेकिन विल उसे बाल बाल बचा लेता है। विल बताता है कि ग्रैंड ड्यूक 25th फ्लोर पे आता है, जरूर ये उन दोनों मैचेस का ही काम होगा। और अभी तो इविल गार्ड्स और सेंटिनल्स ग्रैंड ड्यूक के कमांड पे उन्हें ढूंढना भी शुरू कर चुके थे। और ये सब देखकर तो जूलियस की बिल्कुल ही फटी पड़ी थी कि क्या वो यहीं पर मारे जाएंगे। विल कहता है कि इसका बस एक ही सोल्यूशन है, उन्हें ग्रैंड ड्यूक को मारना होगा, जिससे कि ग्रैंड ड्यूक जो कि हर फ्लोर पे इविल गार्ड्स और इविल सेंटिनल्स को कमांड कर रहा है वो रुक जाएगा और वो तभी यहाँ से निकल पाएंगे। विल कहता है कि उसके पास एक प्लान है, पर जूलियस को उसके प्लान पे कोई भी भरोसा नहीं था। पर तब विग्नल कहता है कि उसे पूरा भरोसा है क्योंकि विल ने उसके बहुत बार जान बचाई है। और कॉलेट तो है ही, इवन सियोन भी हेल्प करने को तैयार हो जाता है क्योंकि वो थ्रेट को फेस करना चाहता है, ना कि उसे भागना चाहता है। और विग्नल लियाना को भी मना लेता है कि विल सच में कैपेबल है। और लियाना तो ये तक कहती है कि उसने गलत कहा था, विल उनका शील्ड नहीं उनका लीडर बनने के लायक है और वो सभी लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। पर जूलियस अब भी तैयार नहीं था, तो विल कहता है कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए और इसके बदले वो उसे एल्फी का एक मैजिक सीक्रेट बताएगा। और अभी अगले सीन में जूलियस क्लोन अटैक्स का यूज करता है जिन पे ग्रैंड ड्यूक एक एक करके हमला कर रहा था। और आमतौर पे अगर एक भी क्लोन टूट जाती है तो इनकांटेशन वहीं पर ही रुक जाती है, पर आर-सर्विस में इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। और जूलियस अभी इसी का ही यूज कर रहा है और अपने इतने सारे क्लोन्स की वजह से वो एक बड़ा सा इनकांटेशन पूरा कर पाता है और उस पर हमला करता है। और उसी के साथ ही कॉलेट, विग्नल और सियोन भी एक साथ ही हमला करते हैं, जो कि बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि विल पीछे से उसके ऊपर हमला कर सके। और वो एक मैजिक आइटम का यूज कर विग्नल की मदद से उसे रोकता है और तब जूलियस उस पे एक आइस अटैक का यूज करता है, पर ग्रैंड ड्यूक उसे भी ब्लॉक कर देता है और ये होने के चांसेस थे जो कि उन्हें पहले से पता थे। इसलिए लियाना रेडी थी जो कि लाइटनिंग स्पीड से अटैक करती है क्योंकि ग्रैंड ड्यूक आइस की वजह से स्लो हो गया होगा। पर लियाना जैसे ही हमला करती है बैरियर होने की वजह से वो कुछ भी कर नहीं पाती
उल्टा ग्रैंड ड्यूक अटैक कर देता है और विल को स्टेप इन करना पड़ता है लियाना को बचाने के लिए, और इसी चक्कर में उसका ग्लास भी टूट जाता है। और ये सब कुछ एडवर्ड और वोकनर देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ग्रैंड ड्यूक यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो फुल स्पीड में उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। वहीं पर विग्नल दोनों को बचा तो लेता है, पर विल का हौसला ग्लास के साथ बिल्कुल ही टूट चुका था और ये ग्लासेस उसे एल्फी ने ही दी थी। और अभी तो ग्रैंड ड्यूक आइस को तोड़कर बाहर आ भी जाता है, जो देख लियाना सभी लोगों को रिट्रीट करने के लिए कहती है और वो यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक को रोक कर रखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कुछ उसी का ही प्लान था। और विग्नल भी लियाना के साथ ही रुकने का फैसला करता है ताकि वो विल और बाकियों को प्रोटेक्ट कर सके, और दोनों ग्रैंड ड्यूक पे अटैक करने लगते हैं, जिससे कि वो ग्रैंड ड्यूक को स्लो तो कर पा रहे थे लेकिन उसे ज्यादा और कुछ भी हो नहीं रहा था। और ये सब कुछ देखते हुए सियोन सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ से भागे नहीं तो विग्नल और लियाना की डेथ बिल्कुल ही फालतू में चली जाएगी, इसलिए उन लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, यही सही बात होगी। पर तभी विल सियोन को उसे डांटने के लिए कहता है, क्योंकि ग्लास टूटने की वजह से उसके हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे थे। सियोन उसे डांटने लग जाता है, उसे पीटता भी है कि उसी के प्लान की वजह से ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसी की ही सारी गलती है जिसकी वजह से वो सभी यहाँ पे फाइनली मरने वाले हैं। और इन सभी बातों को सुनने के बाद फाइनली विल शांत हो पाता है और ग्रैंड ड्यूक के ऊपर वो अपने स्वॉर्ड से चार्ज करता है। और सियोन ये देखकर सोचता है कि क्या उसे डर नहीं लगता, तो कॉलेट कहती है कि वो हमेशा ही डरता रहता है, हमेशा ही उसकी फटी रहती है। क्या सियोन ने कभी एक स्वॉर्ड से इतने क्लोज से किसी भी मॉन्स्टर से फाइट करी है? मॉन्स्टर का एक हमला और उसकी जान भी जा सकती है, पर विल फिर भी फाइट करता है, पीछे नहीं हटता। और अब कॉलेट भी उसकी हेल्प के लिए आगे आती है और विल सोच रहा होता है कि अभी उन्हीं दोनों को कुछ करना होगा, उसे ग्रैंड ड्यूक के विंग्स को काटने होंगे, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। ऊपर से ग्रैंड ड्यूक एक बैरेज अटैक करता है, जिसके एक ही हिट से विल की डेथ हो जाएगी, और इसलिए विल बड़े केयरफुली हमलों को डॉज करते हुए जंप करता है। और कॉलेट ये देखकर उसे एक मैजिकल स्वॉर्ड देती है, जिससे कि विल अटैक करता है, पर फिर भी कुछ काम नहीं आता। पर तभी सियोन अपने गार्डियन के साथ हमला करता है। गार्डियन को एज ए शील्ड यूज करके वो मोस्ट पावरफुल फ्लेम अटैक का यूज करता है, लेकिन ये भी इनफ नहीं था ग्रैंड ड्यूक को हराने के लिए। विल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा, और तभी उसके सामने एक क्रिस्टल गिरती है जो कि रोस्टी ने फेंकी थी, पर वो सभी लोगों के सामने नहीं आता। और क्रिस्टल को देखकर विल को एक फ्लैशकट आता है, जब एक लेडी कह रही होती है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए है और एक वेंड और स्वॉर्ड एक हो जाएंगे। और इसे विल को एक आइडिया आता है और वो सियोन को एक फ्लेम अटैक करने के लिए कहता है, जिसको कि विल अपने स्वॉर्ड में भर लेता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी विल इसी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है और ग्रैंड ड्यूक के हमलों को डॉज करते हुए ग्रैंड ड्यूक पे हमला करता है और उसके बिल्कुल बराबर 2 टुकड़े कर देता है और ग्रैंड ड्यूक को यहीं पर ही हरा देता है। और इस पूरे वक्त उसके विजन बिल्कुल ही रेड हो गई थी, पर क्यों ये तो उसे भी नहीं पता। और सभी लोग उसके इस ताकत को बस देखते ही रह गए थे, और विल को खुद को ही नहीं पता कि ये सब कुछ क्या था, और वो अभी वापस से नॉर्मल भी होने लगा है। तभी अचानक से वहाँ पर इविल गार्ड्स और सेंटिनल्स का झुंड हमला कर देता है, जिनसे फाइट करने की उन लोगों में बिल्कुल भी ताकत बची नहीं थी, यानी कि उनकी डेथ उनके सामने नजर आ रही है। सभी लोग बहुत ही डरे हुए होते हैं, लेकिन तभी एरोन मास्टरियस, दी ओल्ड किंग, लाइट सोवरेन फैक्शन और मेजिया वेंजर्स के लीडर उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर वो सभी लोगों की तारीफ करते हैं इतने अच्छे फाइट के लिए। और वैसे वो और भी डीपर फ्लोर्स में गए थे एक्सप्लोर करने, और तब तक एडवर्ड और वोकनर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पर उनके आने से पहले सब कुछ हो गया था। और अभी एक लड़का फिन विल से उसका नाम पूछता है, और वहीं पर मार्जे और हेडलेस एक स्वॉर्ड के टुकड़े को रिट्रीव करने में कामयाब हुए थे, जो कि उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है। और अभी नेक्स्ट डे पता चलता है कि टोटल 11 कैजुअलिटीज हुई है, और वो सभी लोग प्रोफेसर्स थे, और एकेडमी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या था। और लियाना की टीम जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, यही डिस्कस कर रही होती है कि पता नहीं कि वो दोनों कौन थे, और अगर तभी ओल्ड किंग सही समय पे नहीं आते तो शायद आज वो सभी जिंदा ना होते। तो लियाना कहती है कि जो भी कुछ हुआ उसे बहुत ही खुशी है, और उसने इस टीम को चूज करके कोई भी गलती नहीं की थी, और वो इसके लिए सभी लोगों को शुक्रिया कहती है। पर अभी तो उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, तो कॉलेट उसे एप्पल खिलाती है जो कि वो विल के लिए लेकर आई थी, पर उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वो सारे एप्पल्स खुद ही खा लेती है, क्योंकि क्लोज बैटल्स में उसकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। और अभी उन लोगों के बीच में माहौल काफी ज्यादा लाइट हो गया था, और तभी लियाना स्पेसिफिकली विल की तारीफ करती है, पर जूलियस कहता है कि उसी के प्लान की वजह से वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे,
तो कॉलेट उसके मुंह पे एप्पल ठूस देती है ताकि वो ज्यादा बकवास ना करे। फिर तभी सियोन पूछता है कि विल ने तभी कौन सी मैजिक का इस्तेमाल किया था और इसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। तो विल कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता है कि वो सब कुछ क्या था, शायद प्रोफेसर वॉकनर को कुछ पता होगा। वैसे उनके साथ वो लड़का कौन था? तो लियाना कहती है कि वो फिन ट्राइब का था। वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते पर उनके पास डंजन की इंटेंस नॉलेज होती है और इसी रीजन की वजह से डीपर फ्लोर्स को एक्सप्लोर करने उन्हें एज गाइड लेकर जाया जाता है। और अभी वहीं पर वो लड़का फिन कैल्ड्रॉन से मिलने आता है और वो इस बार 49th फ्लोर तक गए थे और वहां से उन्हें ये मैज स्लेयर मिली है जिसका आधा हिस्सा हम लोगों ने मार्जे के पास देखा था। और इस एक्सपेडिशन पे 40th फ्लोर में कुछ लोग मिले थे जिनसे फाइट करने में कुछ मैजेस की डेथ भी हुई है। और अभी ओल्ड किंग के ऑर्डर पे फिन को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जाना है, तो तब तक कैल्ड्रॉन को इस सोर्ड को संभाल के रखना होगा। और अब इसके बाद फिन विल के बारे में पूछता है, उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है, तो कैल्ड्रॉन भी उसे सब कुछ बता देती है। फिन कहता है कि विल तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वह बीच बीच में जरूर आएगा उसके बातें जानने के लिए, तो कैल्ड्रॉन को ही विल को संभाल के रखना होगा। और अभी अगले सीन में विल प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था क्योंकि वो रुक नहीं सकता है, वो अपने मिशन पे आगे बढ़ते रहना चाहता है। और उसे प्रैक्टिस करते हुआ देख तीनों सोच रहे होते हैं कि आखिर उसकी बॉडी किस चीज से बनी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो फिर से प्रैक्टिस करने चला गया, पर तभी सियोन जंप करके नीचे आता है जबकि वो खुद ठीक से हिल नहीं हुआ है। और सियोन उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है क्योंकि विल ने कहा था कि वो एक रियल फाइट करेंगे और अगर विल उसे हरा नहीं सकता है तो आखिर वो अपर टावर कैसे पहुंचेगा। और इसलिए विल भी फाइट करने के लिए मान जाता है और दोनों मिलकर फाइट करने लगते हैं जिसमें कि दोनों को मजा भी आ रहा था। और अभी ऐसे ही देखते देखते 2 महीने गुजर जाते हैं और आज से ही उनकी ग्रेजुएशन एग्जाम शुरू हो रही है और विल एल्फी से मिलने के आस में लिखना शुरू करता है। और यहीं पे ही इस एनिमे का सीजन 1 एंड हो जाता है। और इस सीजन 1 इसलिए क्योंकि इसका सीजन 2 ऑलरेडी कंफर्म हो गई है जो कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आएगी। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ।